हेलो एंड गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो जर्नल के आज हम अंतिम पड़ाव पर आ गए। अंतिम पड़ाव का मतलब ये नहीं कि आखिरी वीडियो है, बट लास्ट टॉपिक बचा है। जितना भी हमारी बेसिक एंट्रीज बची हुई हैं, आज कोशिश करेंगे आज की क्लास में इन सारी एंट्रीज को फिनिश कर दें। हमने ज़्यादातर एंट्रीज को कवर कर रखा है, और अभी तक अगर आपने कवर नहीं किया है तो हमारी प्रीवियस वीडियो पर जाइए और सारी वीडियोस को चेक कर लीजिए। सारी एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी, और एंट्रीज के क्लियर होने के बाद आप इस टॉपिक पर आ जाइए और आज आपका चैप्टर भी फिनिश कर देंगे। नॉट प्रैक्टिकली, क्योंकि अगली क्लास में हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कराएंगे। आज हम जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है इनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बची हुई एंट्रीज को चेक करते हैं क्या क्या एंट्री बची है। सबसे पहले जो हमारी अदर एंट्रीज बची थी, जिसमें इंपॉर्टेंट आता है रिगार्डिंग डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन आप सबको पता होगा, डेप्रीशिएशन क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। हमारे जो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट हैं, हमारा प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, व्हीकल है, इनकी वैल्यूज का कम हो जाना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। अब ये कोई हमारा कैश एक्सपेंस तो है नहीं जिसके लिए हमें पे करते। भाई हमारी मशीन की वैल्यू 2 लाख की थी, आज घट के 1,80,000 हो गई। तो 20,000 से जो हमारी मशीन की वैल्यू, असेट की वैल्यू कम हो रही है, ये कहीं हमने कैश से तो पे नहीं किया है। तो इट इज अ एक्सपेंस फॉर अ फर्म, बट व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंस? इट इज कॉल्ड नॉन कैश एक्सपेंस। तो नॉन कैश एक्सपेंस, और आपको पढ़ाया डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो डेप्रीशिएशन बीइंग अ एक्सपेंस, आप हमेशा एंट्री क्या पास करेंगे? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस है डेप्रीशिएशन, तो उसको डेबिट करेंगे, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब क्या इस एक्सपेंस के लिए आप कैश पे कर रहे हो या चेक से पे कर रहे हो? नो, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो क्रेडिट क्या होगा सर? ये हमारे असेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये क्या कर रहा है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। तो हम क्रेडिट कर देंगे उस पर्टिकुलर असेट को जिसकी वैल्यू कम हो रही है, तो क्रेडिट कर देंगे फिक्स्ड असेट अकाउंट। तो अगर मशीन के ऊपर डेप्रीशिएशन लग रहा है तो आप एंट्री क्या बनाओगे? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन लग रहा है तो फर्नीचर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो हमेशा डेप्रीशिएशन के केस में डेप्रीशिएशन बीइंग एन एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, और जिस भी असेट के ऊपर चार्ज हो रहा है वो असेट हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा डेप्रीशिएशन। सेकंड पार्ट पे आते हैं, ये आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके। देखिए वैसे तो आपको पढ़ा आपने, इंटरेस्ट अगर आप पे करो तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होता है, अगर रिसीव हो रहा है इनकम तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट होता था। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे दो इंटरेस्ट हैं जो कि ओनर को बिलोंग करते हैं। ओनर को बिलोंग करेंगे, प्रोप्राइटर को। तो हम प्रोप्राइटर को ना ही कोई कैश पे करेंगे और ना ही प्रोप्राइटर से कोई कैश चार्ज करते हैं। हम क्या करते हैं? ये उनके गिवन अमाउंट में ही ऐड करते जाते हैं। तो अगर ओनर ने कोई पैसा लगाया था तो हम उसको क्या बोलते थे? कैपिटल। अब कैपिटल पर उसको हमको रिटर्न भी देना है, तो बिजनेस उसको रिवॉर्ड देती है, रिटर्न्स देती है ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड। तो कैपिटल पर जब इन्वेस्टमेंट हम रिटर्न देते हैं पार्टनर को या ओनर को, तो कभी भी कैश में नहीं देंगे। क्या करेंगे? उसकी टोटल कैपिटल को बढ़ा देंगे कि भाई आपने 5 लाख रुपए लगाए थे, इस पे 10% का इंटरेस्ट देते हैं, तो 50,000 रुपए आपकी कैपिटल में और ऐड कर देंगे। आपकी कैपिटल बढ़ के 5,50,000 कर देंगे। कभी भी कैश में नहीं पे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, पे करना होता है, तो डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग अ एक्सपेंस, खर्चा है, फर्म को पे करना, ओनर ने जो पैसे लगाए थे उस पर हमको रिटर्न देना पड़ेगा, तो खर्चा है तो इसलिए डेबिट हो जाएगा। लेकिन फिर से यहां पे आप देखोगे कोई कैश नहीं जाएगा। क्या करेंगे? जो पैसा देना है वो ओनर को, जितना टोटल लाइबिलिटी थी हमें, उसमें ऐड अप हो जाता है, यानी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो फर्म की कैपिटल को बढ़ा देता है कि ओनर को हमको जितना पैसा देना था उसमें इंटरेस्ट और ऐड कर लीजिए, टोटल पैसा बढ़ गया। क्लियर है? कैश में नहीं पे होगा। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला कोई भी अमाउंट, तो उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ओनर से कहते हैं भाई जितना पैसा निकालोगे इतने दिन के लिए इतना इतना % इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तब ओनर से हम कभी भी कैश नहीं मांगेंगे। हम क्या करेंगे? भाई ओनर ने जितना इंटरेस्ट मतलब ड्राइंग निकाली थी उसी में ऐड कर देते इंटरेस्ट, कि आपकी टोटल ड्राइंग बढ़ जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? भाई हमको इनकम तो आ नहीं रही, 2 इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन हम ओनर से कैश में इनकम नहीं रिसीव करते। तो हम क्या करते हैं भाई? एज अ इनकम दिखाएंगे, तो ये ऐड कर देगा ड्राइंग्स को। तो ड्राइंग्स अकाउंट बढ़ जाएंगे, टोटल ओनर ने जितना निकाला था उसमें ड्राइंग में
इंटरेस्ट आप और ऐड कर दोगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम थी, लेकिन इनकम में हमें कैश रिसीव नहीं हो रहा, ना बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, टोटल ड्रॉइंग को ऐड अप कर देंगे, टोटल ड्रॉइंग बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कभी भी ना आपको कैश में पे करना है, ना आपको कैश में रिसीव होगा फ्रॉम दी ओनर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। दो एंट्री और बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। इनके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई एक्सपेंस जब हमने पे किया था तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट करेंगे और अगर पे कर दिया तो कैश या बैंक बैलेंस चला जाएगा। लेकिन अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रह गए, ड्यू रह गए, तब एंट्री क्या बनेगी, तो आप इस केस में भी एक्सपेंस अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। अगर आपने पे कर दिया होता तो टू कैश हो जाता, नहीं पे किया है तो एक्सपेंस ना पे करने के केस में आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और लाइबिलिटी का बढ़ना हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट क्या होगा, लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आप क्या दिखाओगे, आउटस्टैंडिंग, O/S, दैट इज आउटस्टैंडिंग, एक्रोनिम है, एक्सपेंस अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे कि एक्सपेंस भी बढ़ गया और लाइबिलिटी भी बढ़ गई, कि ये खर्चा देना बाकी है, फ्यूचर में हमको एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पड़ेगा जो कि ड्यू है। तो जब भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा, अगर आपने एक्सपेंस पे किया तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं पे कर पाए तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन व्हाट इफ यू हैव प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस में पे कर दिया, तो एडवांस में जब आप खर्चा पे करते हो तो क्या होता है, असेट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, असेट। तो इसी एंट्री को आप रिवर्स कर दोगे, क्या एंट्री बन जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए असेट है, अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस को आप क्रेडिट कर दोगे, क्यों क्रेडिट कर देंगे, भाई ये एडवांस पे हो गया है और ये बाद में एक्सपेंस से एडजस्ट हो जाएगा, जितना एडवांस हमने पे कर दिया है बाद में एक्सपेंस को उतने अमाउंट से हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये भी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री आपकी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड हो गया एक्सपेंस तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए असेट होता है इसलिए डेबिट हो जाएगा टू एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर है यहां तक, यहां तक किसी कोई डाउट बच्चों को नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं, एक केस आएगा आपके पास इंसॉल्वेंसी का। इंसॉल्वेंसी मतलब व्हेन अ फर्म और व्हेन द ओनर आर नॉट इन अ पोजीशन टू क्लियर देयर डेट्स, अपने डेट्स को, अपने उधार को पे कर नहीं पाते। तो जब भी कोई पर्सन अपने उधार ना पे कर पाए तो हम एक बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। तो ऐसे ही बिजनेस भी कई बार कस्टमर को पैसे चार्ज करती है, क्यों चार्ज करती है, उधार पे हमने बेचा होगा, डेटर्स होंगे हमारे, तो डेटर से कोई अमाउंट रिकवर होना था, बट अगर वो इरिकवरेबल हो जाए, डेटर डिक्लेयर्ड हो जाए इंसॉल्वेंट, कि पैसा नहीं दे पाएगा, बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डिपेंड करेगा दो सिचुएशन। बैड डेट अगर हो जाए, बैड डेट्स हो जाने का मतलब क्या उससे पैसे कुछ मिले या कुछ भी नहीं मिले। अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं तो भाई मान लीजिए एक पर्सन था, वो डेटर था हमारा, उससे हमें कुछ पैसे मिलने थे, नाउ दैट पर्सन हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द बैंक, बैंक ने उसको इंसॉल्वेंट मान लिया, दिवालिया, बैंकरप्ट मान लिया, तो क्या कुछ पैसे मिले, अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं तो कैश या फिर बैंक अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, अमाउंट रिसीव्ड। और अगर नहीं मिलता तो आप करोगे वो पैसा डूब गया, वो अब रिकवरेबल नहीं है, इसलिए उसको बैड डेट्स मान लेंगे। एंड डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आपने पढ़ा, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट अमाउंट नॉट रिकवर्ड, जितना पैसा रिकवर नहीं हो पाया, अगर पूरा ही रिकवर नहीं हो पाया तो बैंक या कैश में कुछ बैलेंस नहीं आएगा, जितना था पूरा पूरा डूब गया, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट
अगर पैसे कुछ मिले हैं, पार्शियल अमाउंट मिल गया है, तो जितना पैसा मिल गया कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जितना नहीं मिल पाया वो हमारा बैड डेट हो गया, एंड क्रेडिट कर देंगे डेटर्स के अकाउंट। डेटर का अकाउंट जो ओपन था वो अकाउंट हम क्लोज कर देंगे। डेटर या कस्टमर पर्सनल अकाउंट, जितना अमाउंट ड्यू था, तो अमाउंट ड्यू, तो जितना पैसा ड्यू था अगर उसमें से कुछ पैसा मिलता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ भी नहीं मिलता तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और इनटू डेटर का अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो इनसॉल्वेंसी के केस में हम मानते हैं कि डेटर से अगर कुछ पैसा मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो हम बैड डेट मान के अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। अब मान लीजिए हमने डेटर को इंसॉल्वेंट मान लिया था, अब उसके पीछे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहे थे, हमने कहा ठीक है नहीं दे रहा छोड़ो, क्लोज करो इसके अकाउंट को, दूसरे कस्टमर पे फोकस करते हैं। तो हमने इसको बैड डेट मान के क्लोज कर दिया। लेकिन बाद में मान लीजिए यही डेटर हमको कभी भी आके पैसा देके चला जाए, कहता अरे वो आपका कुछ पैसा बाकी था, दोबारा आता है कभी शॉप पे तो वो अपने आप दे दे, क्या मैंने ही कभी पूछ लिया भाई कुछ पैसा बाकी था क्या हुआ, तो वो रिमाइंड करा के हम अगर उससे पैसे कुछ रिकवर कर लेते हैं, द डेटर विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बैड, जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया था बुक से, बैड डेट मान लिया था, अगर उससे बाद में कुछ पैसे मिल जाएं तब क्या करेंगे, तब हम क्या एंट्री पास करते हैं, बैड डेट रिकवर्ड के लिए। इसको मानते हैं कि बैड डेट रिकवर्ड हो गए, जिनको बैड लिख चुके थे वो रिकवरी हो गई, तो हमारे पास क्या आएगा, कैश या बैंक बैलेंस। अगर उन्होंने कुछ पैसे पे किए तो हमारे पास कैश या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। कहां से बढ़ रहा है, क्या हम डेटर का नाम लिखेंगे, नहीं, क्योंकि डेटर को तो हम बैड डेट मान चुके थे, अब तो क्लोज कर दिया था, अब उसका अकाउंट क्यों ओपन करेंगे, तो हम क्या मानते हैं यहां पर एक नया अकाउंट ओपन करते हैं विच इज कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो जब भी डेटर को हमने इंसॉल्वेंट मान के क्लोज कर दिया था, बैड डेट मान लिया, और उसके बाद उससे अगर कोई अमाउंट रिकवर हो रहा है, सो दैट अमाउंट विल बी डेबिटेड, कैश या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और कहां से बढ़ रहा है, क्रेडिट किसको करेंगे, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ये हमारी इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी का केस भी क्लियर है आपको, कितना पैसा मिल रहा है, कितना डूब रहा है, कितना रिसीव हो रहा है दोबारा बाद में, क्लियर है। एक केस और पढ़ाएंगे आपको, ये आता है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर। कई बार ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि रेवेन्यू नेचर के हैं, और कुछ ट्रांजैक्शन जो कि कैपिटल नेचर की, ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा, ऐसा कोई भी खर्चा जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, दैट इज कैपिटल नेचर। ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि करेंट पीरियड के लिए बेनिफिट दे, तो वो रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, तो इनमें अगर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर कोई एंट्री आ जाती है, अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, expenses which are involved at the time of purchasing goods or at the time of manufacturing good, or expenses which are incurred by the firm before an asset is put to use। किसी भी asset को आपने खरीदा, उसको खरीदने के टाइम पर कोई खर्चा कर रहे हो, किसी भी asset को खरीदा और उसको यूज करने से पहले कुछ खर्चे कर रहे हो, तो ये सारे खर्चे कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे इंस्टॉलेशन, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय एटसेट्रा, रिपेयर, रिन्यूअल, ओवरहॉलिंग, मेंटेनेंस, तो ये सारे खर्चे कई बार आप पे करते हो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और असेट, तो इनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इन डायरेक्ट एक्सपेंस की क्या एंट्री करके दिखाएंगे और कैसे इसका इंपैक्ट पड़ेगा, देखिए इसको देखते हैं। तो अगर आपने कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस पे किया एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, आपने गुड्स खरीदा और कैरेज पे किया, कैरेज मतलब भाड़ा होता है जिसको आप बोलते हो, गुड्स को कैरी करने का चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सेलर से कस्टमर के पास तक गुड्स डिलीवर हो रहा है, तो उसके जो चार्जेस हैं, आपने गुड्स खरीदे और उसका भाड़ा भी आप ही ने पे किया, तो इसकी एंट्री क्या दिखाएंगे, तो इफ यू आर पेइंग एनी ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन, आपने एसी खरीदी और उसका इंस्टॉलेशन खुद करा रहे हो, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी खर्चा है जो कि किस नेचर का है, रेवेन्यू नेचर, क्योंकि आप गुड्स को खरीदते टाइम समय कर रहे हो, तो ये क्या है, रेवेन्यू। तो परचेजिंग गुड्स आपका रेवेन्यू नेचर खर्चा है, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे दुकान के लिए सामान मंगाओगे
और उसके साथ अगर कोई आप खर्चा कर रहे हो तो इसको हम अलग से शो करते हैं एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि इसका बेनिफिट क्या है भाई, आपने दुकान के लिए सामान मंगाया, हर महीने मंगाओगे, तो उसके साथ जो भाड़ा पे करोगे वो तो हर महीने पे करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि एक बार भाड़ा पे कर दिया तो पूरे जीवन भर आपको पे नहीं करना है। सो एवरी टाइम यू हैव टू पे, उसका बेनिफिट आपको शॉर्ट पीरियड मिलेगा। तो ये कैसा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसलिए जितने भी एक्सपेंसेस आप पे करोगे एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, तो आप इनको सेपरेटली शो करोगे। कैसे, अगर आपने गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, और अगर इसके साथ कोई डायरेक्ट एक्सपेंस पे किया तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी डेबिट होगा। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस आप पे कर रहे हो उसका अकाउंट भी आप डेबिट करोगे और टू कैश या बैंक पे करोगे। पेमेंट किया है तो कैश या बैंक में चला जाएगा। तो आपने देखा जब भी आप गुड्स खरीदोगे तो हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और उसके साथ अगर कोई भी इंस्टॉलेशन, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट कुछ भी आपने पे किया तो वो एक्सपेंस भी डेबिट होगा अलग से। बोथ आर रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, और दोनों को मर्ज नहीं करेंगे, अलग अलग शो करेंगे। लेकिन अगर यही डायरेक्ट एक्सपेंस आपने असेट खरीदते समय पे किया, आपने मशीन खरीदी और इंस्टॉलेशन पे किया, तो ऐसे में उस इंस्टॉलेशन का बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलेगा। तो ये कैसा खर्चा हो गया, कैपिटल नेचर। तो परचेज ऑफ असेट्स आपके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर का खर्चा है। इसीलिए अगर कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन के साथ आप कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस पे करोगे तो ये कैपिटल नेचर के असेट में ही इंक्लूड हो जाएगा। आप मोटरसाइकिल खरीदते हो और उसके साथ रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो भी आप पे करोगे, आपने एसेसरीज लगे तो आप बोलते हो कि टोटल मोटरसाइकिल इतने की पड़ी। क्यों, क्योंकि उसकी कॉस्ट कुछ और थी और आपने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करके बताए। तो जब भी आप असेट खरीदोगे, असेट खरीदते हैं किस टाइम, अगर आपने कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस पे किया तो यू विल इंक्लूड दैट वैल्यू इन दी असेट ओनली। तब आप इन डायरेक्ट एक्सपेंस को अलग से नहीं दिखाओगे। आप क्या एंट्री दिखाओगे, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट और टू कैश या बैंक अकाउंट। उस टाइम पर आप डायरेक्ट एक्सपेंस को अलग से नहीं दिखाओगे। तो ये जो फिक्स एसेट आप दिखा रहे हो, इसमें फिक्स एसेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस दोनों इंक्लूड हो जाएगा। आप दोनों की वैल्यू को इंक्लूड करके पे करोगे, अलग अलग सेपरेटली शो नहीं करोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इफ यू आर पेइंग एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट्स। आपने कोई भी फिक्स एसेट खरीदा और उसके साथ कैरेज, ऑक्ट्रॉय, फ्रेट कुछ भी पे कर रहे हो, इंस्टॉलेशन, ओवरहॉलिंग, तो ऐसे में भले आप सेकेंड हैंड खरीद रहे हो, सेकेंड हैंड मशीन खरीदो, उसको तुरंत रिपेयर कराया, तो टोटल खर्चा एक साथ ऐड हो जाएगा। आप अलग से नहीं शो करोगे। अलग से कब शो करेंगे, जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो। असेट के परचेज के टाइम पर आप अलग से शो नहीं करोगे। क्लियर है इतना। इसी में केस आता है कि अगर मान लीजिए आप कोई असेट कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, गोडाउन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, शॉप का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग जितने भी असेट पे खर्चे हो रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए आप टिम्बर, सीमेंट, सैंड, वट एवर यू आर बाइंग, ब्रिक, वर्कर को वेजेस पे कर रहे हैं, तो ये सारे एक्सपेंस अलग अलग नहीं दिखाए जाएंगे। क्योंकि असेट को बनाने के लिए आप कोई खर्चा कर रहे हो तो ये सारे खर्चे क्या है, असेट की कॉस्ट में ही ऐड होंगे। तो आप क्या पास करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, चाहे उसके लिए आपने टिम्बर पे किया हो, वुड पे किया हो, सैंड के लिए पैसे पे किया हो, वर्कर को लेबर चार्जेस पे किए हो, रजिस्ट्रेशन पे कुछ भी पे किया हो, बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा सब बिल्डिंग अकाउंट में। असेट से रिलेटेड जो खर्चा होगा इमीडिएट बिफोर असेट इज पुट टू यूज, वो सारा असेट अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे वो असेट के साथ जुड़ जाएंगे, जो शॉर्ट टर्म का बेनिफिट दे रहे हैं उनको अलग अलग दिखाएंगे, जैसे परचेज ऑफ गुड्स के साथ। क्लियर है यहां तक। तो ये हो गए हमारे जितने भी बचे हुए ट्रांजेक्शन थे। स्टिल अगर किसी ट्रांजेक्शन में आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, फील फ्री टू रीच टू मी, आप कमेंट में बताइए, हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है। तो आज इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसी टॉपिक को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो एंट्रीज का फॉर्मेट बना लीजिए आप जर्नल का। तो पहली एंट्री देखते हैं क्या है। देखिए,
received 20,000 from Subhash which were written off as a bad debt in the previous year. अब सुभाष से हमको 20,000 रुपए मिलने हैं जिसको हमने राइट ऑफ रिटर्न ऑफ कर दिया था ऐसा बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर. तो अभी बताया अगर डेटर को प्रीवियस ब्रैड मान चुके थे बाद में पैसा मिले तो आप एंट्री क्या पास करोगे? कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000. किससे मिल रहा है? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. आप सुभाष का नाम नहीं लिखोगे कि सुभाष से मिल रहा है. सुभाष कौन था? हमारा बैड डेट था जिसको बैड डेट मान चुके थे, अब वो रिकवर हो रहा है. तो किस अकाउंट से? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट. सेकंड देखिए, सैलरीज ड्यू. ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का भी क्या बताया था? सैलरी अकाउंट डेबिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट. तो 5,000 की जो सैलरी ड्यू थी वो आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाएगी 50,000 था. एक जीरो और बढ़ा देते हैं भाई. तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताया. तो ये एंट्री हो गई हमारी पहली, ये एंट्री हो गई दूसरी. तीसरे पे आते हैं फिर. देखिए आसान है बहुत, एक बार आ जाएगा आपको. आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर. आपने इस साल जो रेंट पे किया उसमें से 10,000 अगले साल का पे कर दिया है. तो दैट मीन्स एडवांस में पे कर दिया है. और एडवांस कोई भी खर्चा पे करेंगे तो आप क्या करते हो? एसेट बढ़ाते हो. तो प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा है? रेंट. तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट टू एक्सपेंस अकाउंट बताया ना. प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट. तो 10,000 का प्रीपेड रेंट था तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. क्लियर है? अगला देखें, ये भी हो गया. प्रोवाइड 10% डिप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000. 50,000 की फर्नीचर पर आपको 10% का डिप्रीशिएशन चार्ज करना है. तो डिप्रीशिएशन की एंट्री क्या बताई? बीइंग अ नॉन कैश एक्सपेंस डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश तो जाता नहीं है तो असेट के अकाउंट को क्रेडिट करता है. फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 50,000 की फर्नीचर का 10% डिप्रीशिएट हो रहा है. तो कितना डिप्रीशिएट हो रहा है? 5,000 रुपए से. 45 आप नहीं लिख देंगे. डिप्रीशिएशन कितने का लगा? लॉस कितना हुआ? 5,000 से. 5,000 से डिप्रीशिएट करेंगे. ठीक है. प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 10 लाख. 10 लाख की कैपिटल पर 12% का आपको इंटरेस्ट देना है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया अभी नॉन कैश एक्सपेंस है, कैपिटल को बढ़ा देगा. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये हमेशा कैपिटल को बढ़ा देता है. कैपिटल अकाउंट कैश में नहीं पे होगा. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? 1,20,000. 1,20,000 कैसे आया सर? 10 लाख की कैपिटल का 12% पूरे साल के लिए. तो 10 लाख का 12% 1,20,000. ठीक है. एक एंट्री और है, देखते हैं इसको. चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 8,000. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे, इसको यहां कंटिन्यू कर लेते हैं. 6th. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा ड्रॉइंग्स को बढ़ाएगी. ड्रॉइंग्स अकाउंट कैश में नहीं मिलेगा. टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट. कितना इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8,000 रुपए. तो 8,000 से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट हो जाएगा. ड्रॉइंग डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. कैश में रिसीव नहीं होगी ये इनकम. तो ये केस अभी पढ़े थे. क्लियर इनकी एंट्रीज कैसे पास करेंगे. एक क्वेश्चन रेवेन्यू और कैपिटल उस पर देख लेते हैं. देखिए ये भी एक क्वेश्चन देखते हैं रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो बताया उससे रिलेटेड थोड़ा सा. देखिए बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 50,000, ऑल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरेज. अब आपने क्या परचेज किया? देखिए बॉट गुड्स 50,000 के गुड्स खरीदे और साथ में 1,000 रुपए का आपने कैरेज भी पे किया. तो हमने क्या बताया अभी आपको?
गुड्स को खरीदते समय अगर आप कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस पे करोगे तो वो सेपरेटली शो होगा। तो आपने गुड्स खरीदा तो एंट्री क्या होती, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से, 50,000 का गुड्स खरीदा। आपने कैरेज भी पे किया तो कैरेज यानी डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, 1,000 का कैरेज भी पे किया तो टू कैश, टोटल कैश कितना पे किया आपने, टू कैश अकाउंट 51,000। तो दैट मीन्स जब भी आप गुड्स खरीदोगे और उसके साथ कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस पे करोगे तो विल बी शोन सेपरेटली, अलग से दिखाएंगे, एक साथ ऐड नहीं करेंगे। दोनों ही रेवेन्यू खर्चे हैं, दोनों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सेपरेटली शो करेंगे। क्लियर है। सेकंड देखिए, पेड टू सीता 9650 इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ 10,000। ये तो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आ गया। सीता जी को हमने पे किया है, कितना पैसा पे किया है, तो सीता डेबिट, डेबिट द रिसीवर, सीताज अकाउंट डेबिट, कितने का था सीता जी का अकाउंट, 10,000 से था। हमने पे कितना किया है, टू कैश अकाउंट कर दीजिए भैया, कितना पैसा पे किया इसके लिए, 9650। मैच कर रहा है नहीं भाई, 350 रुपए देखो यहां कम पड़ रहे ना, क्या है ये, डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा भाई, फुल पेमेंट, फुल सेटलमेंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आसान है भाई, सीता का अकाउंट सेटल कर लिया, 350 का डिस्काउंट मिल गया। थर्ड पार्ट पे देखिए इसका, थर्ड में देखिए क्या बोला है, परचेज्ड अ मशीन, इस बार क्या खरीद रहे हैं आप, मशीनरी, बाय गिविंग अ चेक ऑफ 3 लाख एंड पेड 25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन। तो इस बार आप असेट खरीद रहे हो और असेट खरीदने के साथ जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस आप पे करोगे, इंस्टॉलेशन के चार्जेस पे किए इस बार, तो ये मैंने क्या बताया, अलग से शो नहीं करेंगे। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस असेट के साथ आएंगे वो सब क्लब हो जाएंगे। तो आप बताओगे कि टोटल मशीनरी कितने की पड़ी, एंट्री क्या दिखाएंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने से खरीदा आपने मशीनरी, आप दिखाओगे 3 लाख प्लस 25,000, तो 3,25,000। अलग से शो नहीं करेंगे इंस्टॉलेशन को, असेट के साथ आ रहा है। और 2 चेक से पे किया है तो बैंक अकाउंट, और जो इंस्टॉलेशन का पैसा था वो आपने कैश में पे किया है, तो 2 कैश अकाउंट, चेक से भी गया है पैसा और बैंक से मतलब कैश में भी गया है। चेक कितना पे किया आपने, 3 लाख रुपए जो मशीन का अमाउंट था, और जो इंस्टॉलेशन था वो आपने कैश में पे कर दिया 25,000 रुपए। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, आई होप जर्नल अब समझ में आ रहा होगा, हो जाएगा आपसे। अगली क्लास में मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक और वीडियो, एक और क्लास, और उस क्लास में हम कवर करेंगे इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। अलग अलग क्वेश्चन लाएंगे, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेके आएंगे और कोशिश करेंगे आपका जर्नल में आप कोई डाउट ना रह जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।